नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपके बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया एक जो मॉडल पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे और इसी टेस्ट यानी इसी का आप जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं उनके हमने टेस्ट भी लिया, पेपर भी लिया और उनमें काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए। और अभी फ़िलहाल सारे कॉपी चेक नहीं होती तो आपको नंबर ज़रूर बताते, लेकिन मैंने लगभग 40 प्लस कॉपी चेक कर दी है, 40 प्लस। उसमें से काफ़ी बच्चों के बहुत शानदार नंबर आए, पूरे में से पूरे भी नंबर लाने वाले बच्चे हैं। तो मैं आपको लास्ट में 1-2 बच्चों की कॉपी भी आपको दिखा दूंगा किस तरीके से उन्होंने अपना आंसर हल किया, जिससे आपको भी पता चले। ठीक है, तो हम इस पेपर को पूरा सोल्व करेंगे बढ़िया तरीके से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। परिमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक बताना था। जो परिमेय संख्या होती है उसके गुणात्मक तत्समक क्या होता है प्यारे बच्चों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको बताया गया था। मैंने क्लास जब स्टार्ट की थी उसमें एक वीडियो मिल जाएगा आपको, पीछे जाके देख लेना। बेसिक अंदर सारा एकदम छोटे क्वेश्चन वही उठ रहे हैं जो मैंने आपको बेसिक रहे, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं उठ रहा है। ठीक है, इनको तैयार कर लेना। तो पहले का आंसर आ जाएगा ए। दूसरा है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है यदि उसका इकाई अंक, ऑप्शन पर ध्यान देना। पहले क्वेश्चन का तो आंसर आपके क्या आ गया बताओ मुझे? 1 आ गया। गुणात्मक तत्समक 1 होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, कोई संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है यदि उसका, ये कह रहा है संख्या का इकाई अंक 3 हो, इकाई अंक 7 हो, 0 हो, 2 हो। तो ध्यान दो, ऐसी कोई संख्या है क्या जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 3 आता है? दिमाग लगाओ, आप कोई भी संख्या उठा के देख लो, उसका स्क्वायर करो, होता है क्या? 3 आता है क्या? नहीं आता है। तो ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। फिर बात करें कि ये कह रहा है 7 भी नहीं आता है। 0, हाँ 10 का स्क्वायर में लास्ट में 0 आता है, बिल्कुल आता है। 100 का ले लो, 1000 का ले लो, जो भी है। अब ये कह रहा है ऐसी कोई संख्या जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 2 आ जाए, तो 2 भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 2 आए, है ना। तो ये बातें जो है इनका थोड़ा सा आप सोच के देखें कौन कौन सी संख्या आती है, कौन कौन सी नहीं आती है ना। ये अपन ने सारा बेसिक में कर रखा है, नोट लगा के आपको अंकों लिखाए गए, इन में होता है, इनमें नहीं होता है। आई बात समझ में? चलो, अभी तो आप ऑप्शन के आधार पर पता भी कर लो कि किस किस का होता है। एग्जाम्पल लेके इसको स्क्वायर करके सोच के इस तरीके से पता करके आप पता कर सकते हैं। ठीक है, 3 नंबर की बात करें तो इसका आंसर कौन आ जाएगा? 0 वाला ऑप्शन कौन सा आपके? ऑप्शन आ जाएगा से। ठीक है, संख्या 16 का वर्ग, 16 का क्या बताना है? वर्ग बताना है। ऑप्शन का क्वेश्चन है तो हमें सीधा ही लिखना है। 16 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों? 256 होता है। तो आंसर आ जाएगा आपके 256, बे वाला। कौन सा आ जाएगा? बे। चलो नेक्स्ट बात करें, संख्या 25 का वर्गमूल क्या पूछा? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। 25 का वर्गमूल, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। आंसर क्या आ गया? 5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 की घात 3 क्या है? 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 10 को 3 बार गुणा करना है, लेकिन हमें तो ऑप्शन में लिखना है, पीछे गुणा कर लो, सीधा आंसर देखो, एबीसीडी सारणी बना के लिखना होता है आपको। तो क्या आ जाएगा? 1000। और आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया, तरीका बहुत शानदार। आपको जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से काम कर रहे हो, लगे रहें, इसी तरीके से हम पेपर में भी पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, एक घन संख्या के गुणनफल निम्नलिखित है। देखो एक घन संख्या है, उसके गुणनफल आपको दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं? ध्यान देना। 2 लिखा है, ऐसे क्या लिखे हैं? 2 लिखे हैं। और कितने 2 लिखे हैं वो अभी देख लेते हैं। अपने ऑप्शन दे रखे हैं अपने को 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पर जो 2 लिखे हैं ना वो कितने लिखे हैं? देखो यहाँ से जोड़ा बनाओ आप, यहाँ से जोड़ा बनाया और भी 2 है क्या? अच्छा क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक घन संख्या के गुणनखंड लिखिए। यानी ये कह रहे हैं एक घन संख्या है, उसके गुणनखंड है, नीचे ले रखे हैं, वो किसका है, किसके गुणनखंड है वो बताने। तो इसके अंदर हमें पता करना है ऑप्शन के आधार पर। 2, 4, 8, 16। देखो यहाँ पर देख लेना कितने 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दे रखे। तो 3, 3, 6, 3, 9। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? 2। यहाँ से क्या आ जाएगा? 2। यहाँ से क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 2।
तो बताओ 2 2 2 गुणा करो, देखिए कितना बनेगा। आप कहोगे सर 8 बनेगा, ऑप्शन 8 बैठा है, टिक कर दो। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे से क्वेश्चन सीधा ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 7 नंबर। 7 नंबर है, किसी सौदे में लाभ होता है। लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब आप वस्तु को लेके आए और उसको अधिक रुपए में बेचा, तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो, या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। तो बताओ कैसे होगा? विक्रय मूल्य जो होए वो क्रय मूल्य से क्या हो? अधिक हो, ज़्यादा होगा ना, तभी जाके तो लाभ होगा। यानी वस्तु को जो बेच रहा है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, खरीद रहा है उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होना चाहिए, किससे? क्रय मूल्य से। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ब आ जाएगा, जिसमें लिखा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समीकरण दे रखी है, उस समीकरण के अंदर देखो क्या दे रखा है। 2 सेकंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इस तरीके से दे रखा है, समीकरण दे रखी है आपको 6u बराबर 24 में u का मान बताना था। तो इसका तो आ जाएगा बे वाला। और नेक्स्ट 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर के अंदर देखें, समीकरण दे रखा है 6u बराबर 24, इसमें u की जगह क्या आएगा पूछ रहा था। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह है क्या? नहीं है। जब दोनों के बीच में चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है, और गुणा की संख्या उधर जाएगी तो किस में चली जाएगी? भाग में। 24 में किसका भाग दे देंगे? 6 का। 24 में 6 का भाग दो, कितना आएगा? 6 चौके 24, यानी 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, चतुर्भुज के आमने सामने के बिंदु को मिलाने वाली रेखा का नाम क्या होता है? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना प्यारे बच्चों। एक चतुर्भुज कैसे ही बना लो चाहिए आप। इस चतुर्भुज के ये कह रहा है आमने सामने के जो विकर्ण है ना, उनको मिलाने पर जो रेखा खींची जाती है उस रेखा का नाम क्या है? तो ये आपको पता है, इसका नाम होता है विकर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों? विकर्ण। चाहे ये ले लो चाहे वो ले लो, विकर्ण होते हैं। तो आंसर आ जाएगा से, यानी विकर्ण। 10 नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, कोई भी चतुर्भुज हो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों? अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। बाह्य कोणों का भी 360 होता है, ठीक है। तो अंतः कोणों का 360, लेकिन ऐसा 360 तो ऑप्शन में नहीं दिखा। तो 1 समकोण, 3 समकोण, 2 समकोण, 4 समकोण। तो ये समकोण का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। समकोण, एक समकोण का मतलब होता है 90। तो अपने को 360 बनाना है, तो 90 90 कितने चाहिएंगे आपको? 90 90 आपको 4 चाहिए होंगे, तब जाके क्या बनेंगे? 360। या फिर आप क्या कर सकते हो, 360 में 90 का भाग दे दो, उससे पता चल जाएगा। आपके पास 360 है ना, 360 में आप किसका भाग दे दो? 90 का भाग दे दो। 0 0 काट दो, 9 चौक 36। तो कितने समकोण आएंगे? 4 समकोण मिलेंगे। क्लियर? ओके। नेक्स्ट देखें, आलेख में मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? लिखा रखा है ना, 0 से लिखते हैं मूल बिंदु को। निर्देशांक को छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है, बीच में कोमा का चिन्ह लगाया जाता है, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। 0,0। क्लियर? चलो 10 नंबर का 11 नंबर का आंसर क्या आ गया? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। करेक्ट। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 12 से 21 तक कोई 5-7 प्रश्नों के आंसर देना है। कुछ बच्चों ने सारे आंसर दे दिए, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर दिया तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। जितने कह रहे हैं उसी तरीके से दो, ज़्यादा ऐसे ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं कि पूरा ही कर दूं कि ये ऐसे करके सही कर देंगे, 2 नंबर तो ज़्यादा हो जाए, है ना। तो चेक करने वाला गूंगा तो है नहीं कि आपको सही कर दे सारे। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, जिस तरीके से पेपर आ रहा है उसके आधार पर ही करें। अपना दिमाग लगाना रहने दो। अपना दिमाग तब लगाओ जब आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। किस तरीके से करूं, क्या तरीका है, शानदार तरीके से करो, तब दिमाग का यूज करो। आप तो दिमाग उल्टा ज़्यादा चलता है। प्रत्येक प्रश्न का अंक भार 2 है। अब 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं 12 से लेके क्वेश्चन है आपके 21 तक। 2-2 नंबर के केवल 7 क्वेश्चनों का आंसर देना है। अपन सारा ही कर रहे हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन, 256 के अभाज्य गुणनखंड। 256 के क्या बताने हैं? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही तो निकालते हैं, बिल्कुल। 2 का भाग दो, 1 बार, 2 बार, 8 बार।
ठीक है। उसके बाद दो, फिर 2 का 6 बार 4 बार, फिर 2 का 3 बार 2 बार, फिर 2 का। देखो इसी तरीके से आपको भाग देते रहना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ। और कुछ बच्चों ने, मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। वो गलती क्या है मैं बता दूँ। देखिए इस तरीके से पहले तो आपको 2-2 का भाग देके भाग देके लास्ट 1 आ जाए ना, वहाँ तक आपको सोल्व करना है। अब आप लिखोगे 256 के अभाज्य गुणनखंड, 256 के अभाज्य गुणनखंड, केवल गुणनखंड ही पूछा है तो इन सब को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिख दोगे जो भी 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना लिखने के बाद इतना ही छोड़ना है। और बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ऐसे बना बुणु के 2-2 के 3-3 के फिर आपने आंसर लिखा है, ये थोड़ी करना है। आपको सिर्फ अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। अभाज्य गुणनखंड होता है ये वाला, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट से आगे से 13 नंबर क्वेश्चन देखें। 13 नंबर प्रश्न है संख्या 35 का वर्ग बताना है। 35 का स्क्वायर बताना है। कितना होता है 1225 यानी 1225। 35 का क्या बताना है स्क्वायर। अब ध्यान दो, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ढंग से कर देते हैं, बाकी सीधा भी लिख सकते हो। 35 का स्क्वायर 225। लिखने का पैटर्न क्या रहेगा, ध्यान दो। आपके पास एक पैटर्न है, आपको बताया गया, जैसे अपने बुक में एग्जाम्पल भी आ रखे इस तरीके से। 35 को आप क्या लिख सकते हो, 30 + 5 का स्क्वायर। 30 और 5 कितने होते हैं 35, और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद मुझे बताओ कि मैं इसको 2 बार लिख सकता हूँ क्या। स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको कितनी बार लिख दूँ, 2 बार लिख दूँ। ये लो 2 बार लिख दिए। और उसके बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये जो 30 है ना, इस 30 को एक बार मैं इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दूँ। इस 30 को इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दूँ, करेक्ट। फिर इस 5 को पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दूँ। इस 5 को क्या कर दूँ, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दूँ। इस तरीके से निकालते। अब क्या करेंगे, देखिए 30 को 30 से अंदर गुणा करते हैं। 3 × 9 00। इसको गुणा करते हैं, बीच में प्लस, 5 × 3 15 और 1 ये वाला 0। आगे चलते हैं। 5 को इससे गुणा करें, 5 × 3 15 1 0। 5 को 5 से गुणा करते हैं तो आंसर आ जाएगा 25। चलो इनको जोड़ते हैं। तो मुझे बताओ 900 तो फिक्स है ही, 900 फिक्स है, और 100 और 100 200, 900 200 कितने हो जाएंगे 1100। 50 50 100 1200, 12 और 25 यानी 1225 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। बाकी आपके 5 से जिसके भी अंतिम में 5 हो उसको निकालने की ट्रिक होती है प्यारे बच्चों, वो क्या होती है वो भी अपन देख लेते हैं। ध्यान दो, जैसे हमें निकालना था 35 का स्क्वायर। क्या निकालना था 35 का स्क्वायर। तो आप ऐसे करो कि पहले तो इस 5 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 25। इसमें एक जोड़ो, इसमें एक जोड़ो। एक जोड़ने के बाद, अच्छा इसको एक जोड़ने के बाद कितना बनेगा 4। 4 को किससे गुणा करो, 3 से गुणा करो। ठीक है। अब लिखने का पैटर्न आपको सीधा ही लिखना है, किसी भी संख्या को ले लेना चाहिए। जैसे 35 का स्क्वायर कर रहे हो तो आप 35 को ऐसे लिखो। पहले ट्रिक देख लो क्या है। 35 लिख लिया, 5 को 5 से गुणा 25 और इसमें 1 बढ़ा दो तो ये कितना बना 4। 4 को किससे गुणा कर दो 3 से, 12 12 25 आंसर आ जाएगा। ये केवल उसी में लगेगा जिसमें लास्ट में 5 आएगा। आया क्या समझ में, दोबारा देख लो। 35 × 35, 5 को 5 से 25, 1 जोड़ो इसमें तो कितना हो गया 3 और 1 4, 4 को 3 से 12 तो 12 25 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 तथा -1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर लिखना है, और संख्या रेखा पर कोई भी संख्या को लिखा जाता है तो पहले संख्या रेखा बनाओ और उसके बाद उसको वहां पर लगा देते हैं। चलो लगाते हैं। देखिए सबसे पहले संख्या रेखा बना देता हूं। तो मैंने एक संख्या रेखा बनाई इस तरीके से, और यहां मैंने लिखा 0, आगे प्लस की संख्या आ जाएगी और इस साइड जो है आपके माइनस की संख्या आ जाएगी।
इस तरीके से आपको लिखना है, बीच में माइनस का, इस साइड माइनस के, इस साइड प्लस के। उसके बाद देखो लिखना किस किस को है, एक और माइनस एक को, एक को माइनस एक को लिखना है। तो एक और माइनस एक को लिखना है, एक तो ये रहा, तो पहला आंसर तो आपका ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा, इसी के अंदर लिख के छोड़ना था। यहाँ पर लिख दोगे माइनस एक और यहाँ पर लिख दोगे प्लस का एक, यही आपको दर्शाना था, इतना ही आंसर है इसका। ये हो गया 14 नंबर। 15 नंबर की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न था कि 5 की घात 3, 5 की घात 3 माइनस 3 की घात 3 कैसे सॉल्व करेंगे। 5 की घात 3 का क्या मतलब होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और 3 की घात 3 का मतलब होता है 27। तो 27 कम करेंगे इसमें से तो आपके पास आंसर बचेगा 98। तो आंसर आ गया 98। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न के अंदर 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं। ध्यान देना, कोई कार्य है, उस कार्य को एक तरफ तो अपन लिख देते हैं लोग और एक तरफ अपन लिख देते हैं घंटे, कि कितने घंटे में काम पूरे करते हैं। तो लोग बताओ कितने, 15 लोग। 15 लोग किसी कार्य को 48 घंटे में पूरा करते हैं। उसी कार्य को कितने लोग, उसी कार्य को कितने लोग 30 घंटों में क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। तो बताना है अपने को कि कितने लोग, आदमियों की संख्या बतानी है। तो ऐसा अपन सीधा एक सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के बाद अपना फॉर्मूला लगाते हैं। देखो कैसे, मैं बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ मुझे बताओ 48 घंटे लगे और अब क्या लग रहे हैं 30 घंटे। इसका मतलब यहाँ टाइम तो क्या हो रहा है, कम लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तीर कहाँ आएंगे, नीचे। टाइम कम लग रहा है। अच्छा, टाइम तभी कम लगेगा जब आदमी क्या होंगे, ज़्यादा। आदमी ज़्यादा होंगे तभी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला लगा दो। यहाँ से क्या लिख सकते हो, x बीच में अनुपात, जहाँ से तीर स्टार्ट हुई है वहीं से स्टार्ट करना है। x अनुपात 15, फिर समानुपात ऊपर से आ रही है तो 48 अनुपात 30। अब क्या करेंगे, मध्य पदों का गुणनफल, और बराबर में क्या लिखोगे, बाह्य पदों का गुणनफल। चलो करते हैं। मध्य पद ये वाले हैं और बाह्य पद ये वाले हैं। मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद पहले लिख दो, मध्य बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसको गुणा करते हैं। ये फॉर्मूला है, वैसे लिखे तो बढ़िया, नहीं लिखे तो भी बढ़िया, लेकिन लिखना अच्छा रहेगा। जिससे आप लिखोगे तो कार्य सुंदर रहेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला इसलिए आपने लिख दिया। आपने लिखा मध्य पदों का गुणा, मध्य में कौन कौन है, 15 है और 48 है, बराबर में बाह्य पदों का गुणा x और 30 है, तो x गुणा 30 आ जाएगा। आपको तो x का मान निकालना है, तो x इधर है। इसको एक बार मैं चेंज कर रहा हूँ, ध्यान देना। उधर वाला मैं इधर लिख रहा हूँ और इधर वाला पोर्शन में उधर लिख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ बनेगा। अब ऐसा बनने के बाद ये जो 30 है वो यहाँ किसके अंदर है, 30 गुणा में, और गुणा की वैल्यू उधर जाती है तो भाग में। तो ये हो जाएगा x बराबर 15 इंटू 48 के बट्टे में आ जाएगा 30। 15 के पाड़े में 30 आता है 2 बार, 2 के पाड़े में 48 आता है 24 बार। x का आंसर आ जाएगा 24। यानी लास्ट में लाइन क्या लिख देंगे, अतः वह 24 लोग जो है इसको 30 घंटे में कार्य को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि x, y और y, z तथा z x का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब हो गया कि आपको दोनों का गुणा करना है। गुणनफल मतलब गुणनफल निकालना है, अंशफल निकालना है। क्या आएगा, गुणा करने पर। कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन वही है। देखो, जो बच्चा शुरू से स्टार्टिंग से लास्ट तक किताब को ढंग से पढ़ लिया ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन किताब से ही आते हैं, बाहर से थोड़ी आते हैं। जो अलग से आपको दिखाई दे रहे हैं वो बेसिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं अपन 17 की। क्या लिखा है
कि ये कह रहा है कि एक्स वाई कोमा वाई जेड तथा जेड एक्स का गुणनफल बताना है। गुणनफल का मतलब गुणा बताया गया आपको, प्रश्नावली करवा रखी है आपको। एक्स वाई कोमा की जगह गुणा वाई जेड का वाई जेड तथा की जगह गुणा जेड एक्स का जेड एक्स। चलो गुणा करते हैं। एक्स और एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। वाई और वाई क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 2 वाई आ गए ना। जेड और जेड क्या बन जाएगा, जेड स्क्वायर। हो गया फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। 18 नंबर, दिए गए समांतर चतुर्भुज में कोणों के एक्स वाई जेड के मान निकालना है। आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है इस तरीके से, और समांतर चतुर्भुज में क्या निकालना है, 2 कोण निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आपको 100, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है x और यहाँ पर दे रखा है y। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज है तो आप लिखोगे दिया है, यहाँ नाम दे दो A B C D। क्लियर, तो आप लिखोगे दिया है A B C D एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज है इसलिए हम एक बात लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण मतलब सामने आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो मुझे इसलिए हम लिख सकते हैं कि यहाँ वाला क्या आएगा, 100 आएगा। तो आप लिख सकते हो कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा और आंसर क्या आएगा, 100। ये 100 है तो ये भी क्या होगा, 100, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ कि कोण जो है A वो किसके बराबर होगा, कोण C के बराबर। और यहाँ x लिखा है और यहाँ y लिखा है, आप दोनों को क्या लिख दो, x लिख दो। x और y दोनों ही क्या आएंगे, बराबर आएंगे। आप दोनों को x लिख दो या फिर दोनों को y से दर्शा दो, लेकिन है तो क्या, बराबर है। अब ये x है तो आप इसको भी क्या लिख दो, x लिख दो। तो दोनों ही क्या ले लो, x। ये 100 है तो इसको भी क्या लिख दो, 100 लिख दो। लिख सकते हैं ऐसे। तो अब मुझे बताओ ये चतुर्भुज है और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360। आप लिखोगे चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग बराबर कितना, 360। अंतः कोण कौन कौन सा है, एक तो x है, 100 है, x है, 100 है। आप लिखोगे कोण A, कोण B, कोण C, कोण D बराबर 360। A की जगह बता दो प्यारे बच्चों क्या है, x। B की जगह बता दो क्या है, 100। C की जगह क्या है, x। D की जगह क्या है, 100 बराबर में क्या है, 360। आया समझ में। x क्यों लिखा है दोनों का मैंने, y की जगह x क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों आमने सामने के कोण है इसलिए बराबर है। x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 100 और 100 कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। बराबर में कितना है, 360 है। 200 प्लस का है, उस साइड जाएगा तो 200 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 200 कम कर दो, कितना बच जाएगा अपने पास, 0 बचेगा। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया 0, यहाँ से इसमें से घटा दो, 200 घटा दो तो यहाँ बच जाएगा आपके पास 6 और यहाँ बच जाएगा 1। 2 किस में बता दो, गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, 2 का भाग देंगे तो 80। x का मान कितना आया, 80 डिग्री। x निकल गया और x और y दोनों तो क्या है, बराबर। इसको नाम 1 दे दो। अब लिख दो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से x बराबर भी 80 डिग्री और y बराबर भी 80 डिग्री। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। आ गया समझ में, क्योंकि दोनों कोण आमने सामने के क्या होंगे, बराबर। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी भी माप का एक समलम
चतुर्भुज का चित्र बनाना था। समलम चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज का चित्र बनाना था जिसमें दो आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए, समांतर। लेकिन विशेषता में ध्यान रखना, चार आमने सामने की मतलब ऐसा नहीं है कि ये वाली भुजा इसके समांतर, ये इसके समांतर, ऐसा होगा तो फिर समांतर बन जाएगा। समलम का मतलब ये हुआ कि एक भुजा का जोड़ा समांतर होना चाहिए। तो डायग्राम कैसे बनाओगे आप, सबसे पहले एक आधार खींचोगे, आधार खींचने के बाद इस आधार का नाम आपने AB दिया। इस AB के ऊपर एक आप एक बिंदु लेंगे, यानी एक लाइन खींचेंगे। देखो पूरा पोर्शन रचना से करें तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको सीधा ही पूछा है कि बनाएं तो थोड़ा सा रेखा जो खींची जाए वो समांतर होगा, तभी तो समलंब बनेगा, है ना। तो देखो यहाँ से आपने सीखा होगा, आप सीधा भी बना सकते हो, लेकिन पूरा देखें तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा रचना से करना पड़ेगा। लेकिन रचना वाला टॉपिक वैसे देखें तो 2021 के आधार पर थोड़ा सा हटा हुआ था, लेकिन उसके आधार पर देखें तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। किसी भी माप का एक समलंब चतुर्भुज बनाना है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज बनाना है। तो अब आपके पास D है, D के आधार पर आप बना सकते हो, ठीक है, D से कोणों को देख के बना सकते हो। तो यहाँ से एक लाइन और खींचोगे इसके समांतर, अब कितनी भी खींच सकते हो, आपकी इच्छा है। आपने इस लाइन को इससे मिलाया। देखो एक चीज़ और ध्यान रखना, ये आप छोटी बड़ी भी ले सकते हो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसमें। ये लाइन भी आप ले सकते हो, चलेगा, ये भी आप ले सकते हो, लेकिन ये लाइन और ये लाइन क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और आपको पता है कि यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। ये भी बात अपन ने देखा है समलंब चतुर्भुज में, तो ये विशेषता भी आप इसमें लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको करके एक डायग्राम बनाना था, लेकिन रचना का इसने नहीं कहा है, तो आप सीधा भी बना के इसको दर्शा सकते हो। क्लियर है। किसी भी माप का था तो माप आप दे दो, इसमें कोई भी माप दे दो, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आप केवल डायग्राम बना के बताना था। नेक्स्ट देखो, बीजीय व्यंजक 2x² + 9x - 10। तो बीजीय व्यंजक 2 आपको व्यंजक दे रखे हैं, दोनों को आपस में क्या करना, आपको जोड़ना है, जॉइंट करना है। देखते हैं कैसा क्या आता है, योग क्या आएगा। पहले में कह रहा है कि 2x² + 9x - 10, इसमें जोड़ना है 5x² - 5x प्लस के अंदर 5 जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए 2x² और 5x² कितने हो जाएंगे, 7x² हो जाएंगे। 9x प्लस का है, 5x किसका है, माइनस का। तो 9 में से 5x घटा दो, 9 में से 5x घटा दो, कितने बचेंगे, प्लस के 4x बचेगा। 10 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो 5 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, 5 बचेगा। ये फाइनली आंसर हम लिख सकते हैं। बाकी एक लाइन आप और लिख सकते हो, पास लिख दो, बाद में सोल्व कर दो, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था 18 का घन बताना था। 21 नंबर के अंदर 18 का घन बताना था। घन का मतलब होता है क्यूब बताना। 18 का क्यूब करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, 18 का क्यूब। और 18 का क्यूब करते हैं तो 18 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सीधा सा ज्ञात करके बता देना, 58 32। पूछा नहीं है किससे निकालना है, कैसे निकालना है ना। वैदिक गणित तो है नहीं इस बार, तो क्या बताएगा क्या निकालना होगा। चलो देखिए नेक्स्ट 22 नंबर। 4000 का 1 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना यदि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। देखिए ध्यान से, 4000 मैं जो भी है वो लिख देता हूँ। 4000 आपके मेन रुपए हैं, तो प्रिंसिपल अपन ले लेंगे 4000, जिसे आप मूलधन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मूलधन। 1 वर्ष टाइम की वैल्यू जो है वो 1 वर्ष दे रखी है आपको, 1 ईयर दे रखा है। प्रतिशत वार्षिक दर से संयोजन हो रहा है, और आर की वैल्यू भी आपको दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 5% दे रखा है। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज आपको क्या करना है, चक्रवर्ती जो ब्याज है वो आपको फाइंड आउट करना है, क्या निकल के आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अच्छा इसमें बात करें, ब्याज वार्षिक संयोजन होता है, पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला होता है,
इसलिए आप सीधा लिख दो ऐसे प्रश्नानुसार कि प्रश्नानुसार प्रश्न के आधार पर, ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि कौन सा वार्षिक संयोजन है कि अर्धवार्षिक संयोजन है। अच्छा मुझे फॉर्मूला बताओ, ए बराबर क्या होता है, P1 प्लस R बटे 100, इसकी घात क्या आती है, n आती है, जिसे n को अपन क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, t से लिखते हैं। ठीक है, तो A अपने पास नहीं है, P अपने पास है 4000, कितना 4000 ही है ना, हाँ बिल्कुल 4000, और बीच में देखो कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, गुणा का चिन्ह होता है, प्लस 1 प्लस R की जगह आपके पास कितना है 5/100, और n आपके पास कितना है, टाइम आपके पास 1 है, तो 1 लिख दो। अब देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, A बराबर 4000 इंटू इसके बट्टे में क्या लगा दूं 1, जब 1 लगता है तब हम क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं, तो बट्टे में क्या आएगा 100, इसको गुणा करेंगे 100 प्लस इसको गुणा करेंगे 5, ऊपर घात क्या है 1। अब मुझे बताओ 100 और 5 कितने हो जाएंगे, 105 हो जाएंगे। देखो सारे क्वेश्चन ज़्यादा ऐसे कोई हार्ड वाली कोई बात खास नहीं थी, क्योंकि मॉडल पेपर बड़ा सिंपल दिया गया है ये। अगला जो मॉडल पेपर आपके टेस्ट लेंगे यानी पेपर लेंगे, अब फेज़ नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, फेज़ नंबर 2 वो मैं बनाऊंगा शानदार तरीके से, तो उसमें देखते हैं आपने कितने नंबर लेके आते हो। उसमें यदि आपने अच्छे नंबर लिए पूरे में से पूरे, तो आप वैसा ही एग्ज़ाम में पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो क्लास को सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों तक भेजें, लाइक वगैरह करें, ठीक है, तो करें आगे बताओ। इतना सोल्व करने के बाद ए बराबर ये 4000 का 4000 इंटू ये कितना हो जाएगा 100 और 5 105, बट्टे में कितना है 100, घात 1 है, देखो घात 1 का मतलब केवल एक बार ही लिखना है, तो एक बार लिख दिया। अब देखो 2 0 से 2 0 काट देते हैं, तो पीछे बचा 40 और 105, दोनों को क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं, क्योंकि बीच में गुणा का चिन्ह है। ये 0 लिख दो पहले, तो 4 पंजे 20, 2 हासिल 2 सीधा आ जाएगा, और 4 को गुणा करेंगे 4, यानी 4200 रुपये अमाउंट आया है। अमाउंट का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, ए का मतलब क्या हो, मिश्र धन निकला है, ब्याज नहीं निकला है। यहाँ तक करके छोड़ दिया बहुत सारे बच्चों ने, ये गलत किया। प्रश्न को पढ़ा करो, प्रश्न कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज बताओ, कैसा ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज बताना है, तो आपके लिए क्या होता है, आप मूलधन जो आपका मिश्र धन है ना, मिश्र धन जिसे ए से लिखते हो, उसमें से आप क्या घटाओगे, मूलधन पी घटाओगे। मिश्र धन बताओ कितना आया, 4200, घटाओगे कितना 4000, प्रिंसिपल घटा दोगे तो आपके पास कितना बचेगा 200 रुपये, आपका चक्रवर्ती ब्याज पड़ा है। फाइनल आंसर आएगा 200। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजीय व्यंजक 23 नंबर में लिखा है बीजीय व्यंजक P 6P - 7 प्लस के अंदर 5 को सरल कीजिए और P बराबर 1 के लिए मान ज्ञात कीजिए। पहले सरल करते हैं इसको अंदर गुणा करो, 6 का 6, P को P से P² माइनस P को 7 से करते हैं तो 7P और प्लस के अंदर 5 आ गया। ये हो गया सरल। अब रखना है P बराबर 1 रखने पर, क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है जहाँ P है उसकी जगह 1 लिख दो, तो ये बराबर 6 का 6, बीच में देखो कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह होता है। P की जगह कितना लिखना है, P की जगह 1 लिखना है, 1, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इसका क्या कर दो स्क्वायर, माइनस 7 का 7, बीच में क्या है दोनों के गुणा, P की जगह क्या लिख दो, P की जगह 1 लिख दो, और प्लस के अंदर क्या है 5। अब मुझे बताओ 1 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का 6, गुणा का गुणा, 1 का स्क्वायर 1, 7 एकम 7 और प्लस का 5, 6 एकम 6 माइनस 7 प्लस 5, तो प्लस प्लस का कौन है, एक तो 6 है और एक 5 है, दोनों प्लस के है ना,
तो प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के 11 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11। 11 में से क्या कम कर दो, 7 कम कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 4। फाइनल आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। देखो 24 नंबर के अंदर आपको गुणनफल करना था, दोनों को क्या करना था, गुणा करना था। ऐसे गुणा, द्विपदी के गुणा अपन ने किए ना। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दो। 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर व्यंजक दे रखा है x + 7 का गुणा करना है आपको y - 5 से। गुणनफल बताना है क्या आएगा। देखो ऐसे जब भी गुणा आए ना, तो आप पहले वाला जो है ना, इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करो। इस x का इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो, पहला काम। तो फिर इस +7 को, इस +7 को भी इस पूरे ब्रैकेट से गुणा कर दो। ये लो कर दो, कर दिया। अब अंदर गुणा करते हैं। देखो ये x इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, xy। ये x इससे गुणा होगा तो क्या बनेगा, -5x। बीच में प्लस का 7 है, +7 y से गुणा होगा 7y, प्लस का 7 -5 से गुणा होगा। ध्यान देना, प्लस और माइनस, -7 × 5 = 35। तो आंसर यही होगा, इससे ज़्यादा हल नहीं कर सकते। क्लियर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। 25 नंबर लिखा था 3y² प्लस के अंदर 9y प्लस के अंदर 6 के गुणनखंड बताना है। गुणनखंड का मतलब टुकड़े बताना है। और बताओ मुझे इसमें से ऐसी कोई संख्या है क्या जिसमें तीनों में सेम हो। आप कहोगे सर 3 का भाग जा रहा है, 3 कॉमन ले लो। 3 का भाग जा रहा है, 3 कॉमन ले लो। 3 बार आगे पीछे क्या बचा, y²। 3 का भाग दिया 3y, 3 का भाग दिया 2, ये बाहर आ गया, बाकी अंदर बच गया। कैसे आता है पता है ना, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, जो कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, अंदर वाला बच जाएगा। वापस गुणा करके देख लो, सेम आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब इतना तो आप कर लोगे। अब क्या करें, ये जो है ना इसके भी टुकड़े करने हैं, हुआ नहीं अभी तक। और ऐसे टुकड़े स्क्वायर वाला, बिना स्क्वायर और संख्या जब साथ में आ जाए उसके टुकड़े निकालने का एक तरीका बताया था। बीच वाले के क्या करने हैं, टुकड़े। और ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको गुणा करने पर 2 आए, जोड़ने घटाने पर क्या है, 3 आए। देखो 2 के टुकड़े करने हैं ना, और 2 के टुकड़े आपको पता है 2 में भाग दिया 1, फिर 1 में 1, इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं। दोनों को गुणा करो, क्या बनेगा, गुणा करने पर बन रहा है 2, बिल्कुल। जोड़ने पर क्या बन रहा है, 3। ये रहा 3 ही चाहिए, तो टुकड़े तो सामने ही पड़े, रख दो। ये ब्रैकेट का ब्रैकेट, इसको सेम लिखना है, साइड साइड वाले सेम लिखने हैं, केवल इसको चेंज करना है। 3 को मैं लिख सकता हूँ y, y है ना, तो 1y + 2y + 2। ध्यान देना अब कैसे लिखा है, ये y² का y², ये 2 का 2, 2y 1y कितना है, 3y। सही है, करेक्ट है। अब देखो पूरा मैं एक एक चीज़ दोबारा मैं 2-3 एग्जाम्पल लेके तो नहीं बता सकता, पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो आप इसमें क्लासें भी ले रखी है आपके प्रश्नावलियों की, तो आप उनमें जाके ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, पीछे दूसरी क्लासें प्ले लिस्ट में जाके ढूंढ लिया करो, मिल जाएगी आपको क्लासें। चलो ठीक है। और आपको ऐसी कोई प्रश्नावली हो कि सर हाँ इस प्रश्नावली को भी हमें सोल्व कराओ, या कहीं पर भी डाउट हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो, मैं अगली क्लास लाने की कोशिश करूँगा। अब मुझे देखिए 3 का 3 रखो एक बार ऐसा ही, ब्रैकेट का ब्रैकेट। पहले 2 को ले लो, लास्ट वाले 2 को ले लो। यहाँ बताओ क्या कॉमन आ रहा है, y y एक जैसा है ना, तो y को कॉमन ले लो। y कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा, y बचा। y बाहर आगे, पीछे क्या बचा, 1 बचा। 2 कॉमन ले लो, पीछे क्या बचा, y। 2 के पारे में 2, 1 बार, तो यही आएगा। ये ब्रैकेट बनते। ये 3 का 3, 3 का 3, ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब बताओ ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, इसको बाहर ले लो, तो y + 1 बाहर आ गया। पीछे क्या बचा, y बचा और 2 बचा। ठीक है। अब बताओ ये सारे किस में हो गए, गुणा में हो गए। देखो बीच में ब्रैकेट के बीच में सारों में गुणा होते हैं, तो 3 गुणा y + 1 गुणा y + 2, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये टुकड़े निकल के आएंगे, ये आएगा इसका आंसर। आप लोग काफ़ी बच्चों ने सीधा ही करके छोड़ दिया, पता नहीं कैसे कैसे करते हैं, समझाने के बावजूद भी आप ऐसे कर देते हो।
चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। हाँ 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर में कह रहा है कि व्यंजक जो दे रखा है 18a² प्लस 30ab का स्क्वायर के गुणनखंड करो, इसके टुकड़े करने। और इसके टुकड़े करना है तो इसका मतलब आप एक बात देखो कि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल। क्या आ रहा है बताओ? दोनों में 6 का भाग जा रहा है तो 6 कॉमन ले लो। एक बात तो ये आपको पता चल गई कि 6 के पढ़े में 18 भी आता है, 6 के पढ़े में 30 भी आता है। ठीक है, इसमें ए है, इसमें ए है तो ए भी ले लो, इसमें बी तो बी भी ले लो। अब पीछे क्या बचा? 6 3 18 3 बचा। ए बाहर आ गया, 2 ए हैं, देखो एक बाहर आया तो ए तो बचेगा और बी तो बाहर आ गया, बीच में प्लस। 30 में 6 का भाग दो 5, ए बाहर आ गया, बी बाहर आ गया तो 2 बी है तो 1 बी बच गया। यही इसके टुकड़े। इससे ज़्यादा कैसे हल कर सकते हैं? एक लाइन के आंसर देखो, पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे दिया इसने, इतना सारा अच्छा क्वेश्चन देना है, पता नहीं क्या डाल के छोड़ दिया। ठीक है, आगे देखें। आगे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर देखिए, आलेख में प्रदर्शित कीजिए ABC के निर्देशांक लिखने। ABC आपको एक ग्राफ टाइप का दे रखा है, उसके निर्देशांक बताने हैं। तो ग्राफ आप बना दोगे तो बताओ मुझे A का निर्देशांक क्या है? पहले X का लिखना है। A के सामने 2 है, Y के सामने 2 है। ठीक है, B का निर्देशांक बताओ। B का निर्देशांक X के सामने 4 है, Y के सामने 3 है। ठीक है, और फिर मुझे बताओ C का। X के सामने 6, Y के सामने 1। पहले X वाला लिखा करो, बाद में Y वाला। X कौन सा होता है? जब आप ग्राफ बनाते हो ना ऐसे, ये वाली X वाली लाइन होती है, ये Y की लाइन होती है। पहले इस लाइन वाले मान लिखे जाते हैं और ये बच्चे ने बहुत सारों ने गलत भी किया है, 6 को बाद में उल्टा फुल्टा करके लिख दिया। पहले X बाद में Y, गलत होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखें 28 नंबर क्वेश्चन। हाँ 28 नंबर में आपको आलेख बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने की देखो सारी वैल्यू प्लस किए तो आप ऐसा ग्राफ बनाओगे और ग्राफ के अंदर ये x होता है, ये x डैश होता है, y होता है, y डैश होता है। करेक्ट है। अब मुझे बताओ पेन की संख्या। आप नीचे लिख रहे हो ना पेन की संख्या, तो लिखो यहाँ पर पेन की संख्या। पेन की संख्या इसमें कहाँ से कहाँ दे रखी है? 1 2 3 4 लगातार दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पहला डब्बा 1, दूसरे पर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे लिख दोगे। ठीक है, अब बताओ दूसरी तरफ मूल्य लिखना है। पेनों का क्या लिखना है? मूल्य। और मूल्य यहाँ पर लिखना है, पेन आपने यहाँ पर लिखा है, ऐसे तीर का निशान लगाना है। मूल्य में दे रखा है 5 10 15 20 25। 5 का पहाड़ा चल रहा है तो लिख दो 5 10 15 20 25, ऐसे चलेगा। आगे लिख दो 30 भी लिख दो। यहाँ तक चलने के बाद पहला आपको क्या दे रखा है? टेबल के अंदर देखना है। पहले में लिखा है 1 5 है ना, ऐसे 1 5 लिखा है तो ये x का मान हो गया और ये किसका हो गया? y का। x पर देखना है 1, y पर देखना है 5। x पर 1, y पर 5 पहला बिंदु। इसका निर्देशांक लिख दोगे 1,5। साथ साथ ही काम करना है। दूसरा 2 10, 2 और 10 तो 2 और 10 यहाँ मिलेगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2 और 10। तीसरा है 3 और 15, 3 और 15 यहाँ पर आ जाएगा, 3 और 15, 3 और 15। चौथा 4 और 20, 4 और 20 तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 और 20। तीसरा 4 20 हो गया। नेक्स्ट वाला है 5 25, 5 और 25 पर यहाँ आ जाएगा 5 और 25। अब इन तीनों चारों पांचों को जो भी है ना उन सबको आप क्या कर दोगे? स्केल से मिला दोगे। एकदम सीधी लाइन जानी चाहिए, ऊपर और नीचे भी। बहुत सारे बच्चे छोटी छोटी लाइन दोनों तरफ तीर का निशान लगाना, ढंग से तो लिखना है ना। अब इतना काम करने के बाद सबके निर्देशांक भी लिखने हैं यहाँ पर, सीधा ही नहीं छोड़ना है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात है पैमाना। क्या लिखना है? पैमाना। पैमाने के अंदर पहली बात x वाली लाइन की लिखोगे। आप लिखोगे x पर एक बड़ा खाना
आपने कितने कितने का लिया, देखो एक 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 गैप लिया, तो आप लिखोगे 1 इकाई। क्या लिखोगे? 1 इकाई। फिर लिखोगे y(x) पर एक बड़ा खाना। ठीक है, यहाँ पर जो डब्बा लिया है वो कितने कितने का अंतर से लिया है? 5 के अंतर से लिया है, तो आपका आ जाएगा 5 इकाई। क्या आ जाएगा? 5 इकाई। आई बात समझ में? ये बात ध्यान में रखना था, तब जाके आपको इस ग्राफ का नंबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने निर्देशांक नहीं लिखे, ये पैमाना नहीं लिखा, तो आप ध्यान रखो, एक एक बात का ध्यान रखें। अगली बार ये सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि पहला टेस्ट था, आपको पता होगा कि किस तरीके से आया, अब आपको पैटर्न पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। या 2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, लेकिन इनके अथवा वाले हैं, तो अथवा वाले भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहली बात देखें तो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते हैं कि एक मोबाइल फ़ोन को अंकित मूल्य 1600 रुपये। देखो ध्यान से, मोबाइल का अंकित मूल्य तो आप लिख सकते हो, दिया है मोबाइल का अंकित मूल्य, मोबाइल है ना, मोबाइल का अंकित मूल्य यानी उसके ऊपर लिखा हुआ रुपये कितना है? 1600 रुपये। करेक्ट। इसे 1200 में बेचा, तो आप लिखोगे मोबाइल का विक्रय मूल्य यानी SP कितने में बेचा? 1200 में बेचा। ठीक है, तो बट्टा या बट्टा प्रतिशत बताओ। तो पहले बट्टा निकालो, कितना? बट्टा का मतलब क्या होता है रे? छूट होती है, और छूट किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। तो आप लिखोगे अंकित मूल्य में से घटाओगे विक्रय मूल्य, तो आपकी क्या आ जाएगी? छूट आ जाएगी। अंकित मूल्य कितना है बताओ? 1600। कितने में बेचा? 1200 में। कितना आया? 400 रुपये की आपने क्या करी है? छूट करी है। बट्टा कितना हो गया? 400। लेकिन ये कह रहा है बट्टा प्रतिशत बताओ। सीधा तो बता दिया, अब बट्टा प्रतिशत भी बताओ। तो आप लिखोगे बट्टा प्रतिशत, अतः बट्टा प्रतिशत बराबर, कैसे करोगे? ऊपर लिखोगे बट्टा, बट्टे में क्या लिखोगे? जिस वस्तु का अंकित मूल्य होता, तो हमेशा क्रय मूल्य, वही फॉर्मूला है, कोई अलग से नहीं है, लाभ आने वाला ही लग रहा है, केवल नाम ही तो चेंज करना है। लाभ बट्टा में क्रय मूल्य इंटू में 100। लाभ की जगह यहाँ पर है बट्टा, क्रय मूल्य की जगह है अंकित मूल्य, नीचे लिख दो अंकित मूल्य। देखो, और गुणा में 100 से गुणा करते हैं, तभी जाके किस में चेंज होगा? परसेंटेज में चेंज होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना आप है कि जब बड़ा क्वेश्चन आए ना 5 नंबर का, उसको थोड़ा ढंग से पैटर्न से काम करना है, सीधा शॉर्ट फॉर्म में नहीं करना है। अब बताओ बट्टा कितना है अपने पास? 400। अंकित मूल्य कितना? 1600। गुणा में कितना? 100%। 2 0 से 2 0 कट गए। 4 के पाड़े में 16 आता है 4 बार, 4 के पाड़े में 100 आता है 25 बार, तो 25 बचा, एक ये परसेंटेज बता, आंसर आ जाएगा 25%। आई बात समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ना, ज़्यादा ऐसे घुमा के आया ही नहीं, ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन जैसे बुक में, वैसे तो उनमें से देखें तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया है ना। ज़्यादा पेपर हार्ड वाले तो हम कह ही नहीं सकते कि पेपर हार्ड है, लेकिन फिर भी आपने छोटी छोटी गलतियाँ कर दी है ना। सिंपल आए तो भी गलत, हार्ड आए तो भी गलत, आपको दें तो दें कैसा, समझ से बाहर है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में देखो क्या है, एक समीकरण दे रखी है t/3 माइनस 5/3 बराबर t/5 माइनस 3/5। इसका हल बताना है। कैसा क्वेश्चन पूछा है? 2 नंबर प्रश्नावली से पूछा गया। अच्छा, अब मुझे बताओ टी का मान निकाला ना, तो टी को क्या कर लो? एक तरफ ले आओ। ये बैठा टी, ये बैठा, इनको एक तरफ ले आओ। कि उसको क्या, उधर क्यों बैठा है? इधर आ जा। ये प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बराबर में ये 3/5 बचेगा। ये किसका है बताओ? माइनस का। उसको उधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो 5/3 किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। लेकिन बराबर से आगे ये बैठा है ना पहले से ही 3/5 माइनस का। दोबारा देख लो,
इसको इधर ले आए तो माइनस का हो गया, इसको उधर भेज दिया प्लस का हो गया, ये तो माइनस का ही रहेगा ना, उधर ही बैठा है, चेंज नहीं किया हमने। इन दोनों का लघुत्तम ले लो, इन दोनों का एलसीएम आएगा 15, ये 15 आया, 3 का भाग दिया 5, 5 को टी से 5t, 5 का भाग दिया 3, 3 को टी से 3t बराबर एलसीएम 15, 3 का भाग दिया 5, 5 को इससे 25, 5 का भाग दिया 3, 3 को इससे 9। ठीक है, अब देखो 15 से 15 कट गया, भाग में उधर जाके गुणा में कट जाएगा। 5t में से 3t घटा दो 2t, 25 में से क्या घटा दो 9 घटा दो 16, 2 किस में गुणा में, उधर जाएगा भाग में, 2 का भाग दे दो 8, आंसर क्या आ गया 8। आया समझ में, 8 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अथवा वाला क्वेश्चन। देखो काफ़ी बच्चों ने इसको छोड़ के अथवा वाला बहुत ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन उल्टे का ये सिंपल है, लेकिन वो बच्चे ये सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई ना तो ये तो पूरा साथ ही चला जाएगा, और वो बच्चों को क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं इसलिए वो ज़्यादा किए हैं। चलो देखते हैं कैसे है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 के अथवा वाला है। ठीक है, ये कह रहा है शंभू और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। आप लिखोगे दिया है, एक तो है आपके पास शंभू व उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात, की वर्तमान आयु का अनुपात, ये तो चल ही नहीं रहा है, दूसरा लिखते। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:7, 5:7 अनुपात दे रखा है। वर्तमान का आपको संख्या में चेंज करना आता है, कर दो। आप लिखो माना शंभू की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु 5 है ना, तो आप लिख दो 5x वर्ष। आई बात समझ में। दूसरा शंभू की बहन की आयु, यानी शंभू की बहन की वर्तमान आयु ये कितना 7, तो ये कितना हो जाएगा 7x वर्ष आ जाएगा, 7x वर्ष। आ गया समझ में। अनुपात को संख्या में चेंज करते हैं तो सेम अंक से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ओके, आगे देखो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 3:। आप लिखो प्रश्नानुसार बताओ कितनी है, एक की 5x है, दूसरे की क्या है 7x। 4 वर्ष बाद 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ो, इसमें भी 4 जोड़ो। 4 वर्ष बाद इन दोनों का अनुपात मतलब भाग देना, अनुपात कितना आ जाता है 3:4 आ जाता है। और अब आप क्या कर दोगे, वज्र गुणा, आपको आता है करना, कर दो। 4 को 5 से, पहले इसका गुणा, फिर इससे गुणा, इससे गुणा, इससे गुणा। बाकी दूसरा पैटर्न क्या है, इस 4 को इस पूरे से गुणा, इस 3 को इस पूरे से गुणा। तो 4 को इस पूरे से करते हैं 4, 5x + 4। 3 को इस पूरे से करते हैं 3, 7x + 4। क्लियर। अब अंदर गुणा करता हूँ, 4 पंजे 20x, इसको गुणा कर दो, 4 चौके 16, इसको गुणा कर दो, 7 तेरी 21, इसको गुणा कर दो, 4 तेरी 12। क्लियर। x वाले एक तरफ ले जाओ, संख्या को एक तरफ ले आओ। ये देखो x और ये x, तो इनको एक तरफ लाता हूँ। ये 20x तो इधर है ही, ये 21 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बचा 12। 16 किसका है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। 20 में से 21 घटाएंगे तो -x बचेगा, -x बचेगा ना, छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं। 12 में से 16 घटाएंगे तो -4 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान 4 आया है, लेकिन आपको x थोड़ी पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे, लास्ट में लाइन लिखोगे अतः शंभू की वर्तमान आयु बराबर में, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सीधा शॉर्टकट में, आप लिखोगे अतः, पहले तो लिखोगे शंभू की वर्तमान आयु आपने क्या मानी थी 5x, तो 5 × 4, 4 × 5 20 वर्ष। क्लियर।
दूसरा आपने क्या माना था, शंभू के बहन की आयु वो आपने क्या मानी थी बताओ, 7x। तो 7 × 4 7 चौके 28 वर्ष। ये लाइन आपको लास्ट में लिखनी है क्योंकि फाइनल आंसर ही तो ये है, यही पूछ रहा है अपने को, तो ये लाइन लिखनी जरूरी है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन के। अंतिम में भी 2 क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हाँ देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी है, इस डब्बे की लंबाई ज्ञात करनी है। कैसा क्वेश्चन पूछा है आपको, है ना, सबको आता होगा। देखिए एक घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल आप लिखोगे, दिया है घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है बताओ, 600 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। एक घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेमी, इस डिब्बे की लंबाई ज्ञात करनी है। एक घनाकार डब्बा है, उस डब्बे का क्षेत्रफल आपको दे दिया। अच्छा, घनाकार डब्बा जो होता है उसका क्षेत्रफल निकालना, घनाकार डब्बा उसका क्षेत्रफल। अब इसमें एक छोटी सी बात अपने को ध्यान रखनी है, नाम है घनाकार डब्बे का क्षेत्रफल। अब घनाकार डब्बे का इसने पूछा कौन सा है, संपूर्ण पूछा है, कैसा पूछा है, इसने नाम दिया ही नहीं, नाम दिया ही नहीं ना। तो हम एक काम करते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय का सूत्र क्या होता है, घनाकार डब्बे का क्या होता है, 6 × भुजा स्क्वायर। क्या होता है प्यारे बच्चों, 6 × भुजा स्क्वायर। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल या क्षेत्रफल तो यही होता है। बराबर में कितना दे रखा है, 600, ये लगा दिया आपने। 6 उधर जाएगा, किस में चला जाएगा बताओ, इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 6 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 6 कम 6, 00 का 00। अच्छा, अब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लगता है, रूट लगता है। तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ, उधर लग जाएगा रूट, और 100 का रूट प्यारे बच्चों कितना आता है, 10 आता है। कितना आता है, 10। तो उस घन की लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10, ऊंचाई भी 10, कुछ भी पूछे 10। आपको पूछा क्या है, डब्बे की लंबाई, आप लिख दोगे अतः घनाकार डब्बे की लंबाई कितनी, 10 सेंटीमीटर। और ये लो फाइनल आंसर। अच्छा, इसका अथवा वाला देख लेते हैं। काफ़ी बच्चों ने इस क्वेश्चन को, मतलब है एक बच्चे ने किया, मैंने इतनी कॉपी चेक करी 40+ कॉपी, लेकिन एक बच्चे ने ये क्वेश्चन इसके अथवा वाला किया, बाकी सारों ने ये किया। पता नहीं उससे कैसे डर गए आप लोग, डरने वाली तो कोई बात नहीं थी। चलो देखते हैं। एक बेलनाकार पाइप की ऊंचाई, ध्यान देना थोड़ा सा, आप लिखोगे पहले दिया है बेलनाकार पाइप है, यानी आप लिख सकते हो बेलन की ऊंचाई, यानी उस पाइप की ऊंचाई, हाइट कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास दे रखा है, बेलन का व्यास कितना दे रखा है बताओ, 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा करते हैं तो प्यारे बच्चों क्या बनती है, त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या जिसे r से लिखते हैं, व्यास का आधा कर दो यानी 2 का भाग दे दो, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। कुल का मतलब संपूर्ण, इसमें भी कंफ्यूज हो गए बहुत सारे। कुल का मतलब क्या हो गया, डरना थोड़ी है। आप लिखोगे अतः बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखो बहुत सारे को सूत्र ही भूल गए, तब होगा कहाँ से, है ना, सूत्र याद नहीं आया होगा आपको। सूत्र होता है 2πr/h+r। बनता कैसे, मैंने बता रखा है भाई। ये बेलन जो होता है ना, उसके ऊपर वाले का होता है πr², इस गोल वाले का होता है 2πrh, इसका होता है πr²। जोड़ के कॉमन ले लो, ये सूत्र बन जाएगा। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, ब्रैकेट एच की जगह 15, आर की जगह, इस आर की जगह 7,
2 × 22/7 × 7, इनको जोड़ दो 22 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 22। 7 से 7 कट जाएगा, इसको गुणा कर लो 44। 44 × 22, तो ये 88, और 88 को जोड़ देते हैं। 8 8 16 1 80 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पूरा फाइनल आंसर आ जाएगा। आया समझ में? तो ये था आपका पूरा मॉडल पेपर जो बोर्ड ने आयोजित किया था, उसका हमने सॉल्यूशन कर लिया। नेक्स्ट हम और भी आपके सामने कुछ अच्छे अच्छे मॉडल पेपर लेके आएंगे। यदि आप लोगों का प्यार मिला तो लाइक करें और दूसरे बच्चों को तक भेजें। क्लासों को पता चलना चाहिए ना सबको कि किस तरीके से मॉडल पेपर आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपके कितने सही हुए हैं ना। तो मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन थोड़ा स्पीड से बताया था, ABCD वाले। कहीं पर भी दिक्कत तो एक बार दोबारा देख लेना, और यदि आपको मेरी स्पीड लगी, कम लगी, जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। उसके आधार पर अगले पूरी क्लास लेंगे मॉडल पेपर, उसको उसके आधार पर सोल्व कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।